सो वेलकम सनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने एनपीसीएल का फाइनली सिलेक्शन ले लिया। जैसा कि हमको जहाँ तक याद है कि जब हम पढ़ा रहे थे तुमको तो मतलब बहुत ही मेहनती थे और बोल भी रहे थे कि सर कब होगा कब होगा। और फाइनली आज 2 दिन पहले रिजल्ट आया आपका और तुमने बहुत अच्छे तरीके से कॉल करके बताया कि सर मैं बहुत खुश हूँ। तो इस खुशी का थोड़ा बात किया जाए कि सबसे पहला ये जो पोस्ट था वो साइंटिफिक असिस्टेंट का था। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं और कैसे आपने पढ़ाई को स्टार्ट किया, और ये पहले बताएंगे। सर मेरा नाम सन्नी कुमार है और हम चंद्रपुरा चंद्रपुरा के रहने वाले हैं। और मेरा जो डिप्लोमा हुआ है सर 2016 से 19 बैच में गवर्नमेंट कोटिंग धनबाद से पढ़े हैं सर। और 2019 के बाद फिर वही कोचिंग ही किए हैं और उसके बाद फिर तैयारी कर रहे थे इस हिसाब से। मेन जो सर जर्नी जो शुरू हुआ 2019 के बाद ही, मतलब सर अगर पढ़ाई वाला बोले तो 2019 के बाद ही जो डिप्लोमा में हम पढ़े हैं तो उसके बाद ही शुरू किए। जब वहाँ से ख़त्म हुआ कॉलेज उसके बाद सर वही आपका कोचिंग सेंटर जो सर डिप्लोमा फोरम था सर, उसी में सर हम आके शुरू से ही मतलब क्लास लिए। और एक एक करके जो भी सबसे पहले तो सर पहला सब्जेक्ट अभी भी याद है, और पहला क्लास तो पहला सब्जेक्ट पहला क्लास कोई नहीं भूलता सर। उसमें हम सर थर्मोडायनेमिक्स का पढ़े थे और उसमें सबसे पहला आप सिखाए थे यूनिट, कि अगर तुमको कभी भी मतलब अगर कोई भी कंपटीशन में अगर तुमको जॉब निकालना है सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है यूनिट। तो अगर तुमको यूनिट नहीं पता होगा तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, कहाँ हम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, कहाँ हम प्रेशर का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पेज में सर मेरा अभी भी यही सब लिखा हुआ है, प्रेशर का क्या होता है ऐसा यूनिट, फिर आपका वॉल्यूम का क्या होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, इंथाल्पी, एंट्रोपी, मतलब जितना भी मतलब बेसिक पहले था सारा बेसिक का लिखा है। मेरा एक हैबिट बहुत अच्छा था सर कि हम सुबह सुबह उठ के डेली रिविजन कर लेते थे। क्लास आने से पहले मेरा एक बार था कि आप जो पिछला दिन पढ़ा है उसको एक बार जरूर पढ़ लेते थे। और उसके बाद फिर क्लास आने के बाद फिर अपना जो आप पढ़ा है फिर पढ़े, उसका नोट्स बनाए, फिर रूम में जाके फिर से उसको जो आप दिए उसको देखते थे। इसी तरीका से करके उसके बाद फिर आप बताए थे कि एक दो सब्जेक्ट एक जो मतलब स्टैंडर्ड बुक रहता है उसको प्रिफर किए, तो उसी सब सर आगे करते गए। तो अच्छा आप बताइए पहले कि एनपीसीएल में आपका कोई 3-4 क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जब आप इंटरव्यू देने गए तो आपको कैसा वहां पर फील हो रहा था, मतलब क्या क्वेश्चन का कैसा, एक दो क्वेश्चन बताइए जिससे कि पता चले एनपीसीएल सर का। सबसे फर्स्ट तो जैसे एनपीसीएल में गए थे तो हम वहाँ जैसे जाते के साथ हमसे पहले उनके पास तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स रहता ही है ऑलरेडी, सारा जोरेक्स फॉर्म में। हाँ। तो देखते के साथ मेरा एड्रेस देखे, उसके बाद बोले अरे तुम चंद्रपुरा ये बोकारो में आता है ना, तो हम बोले हाँ सर ये तो बोकारो में ही है। तो बोकारो में जैसे बोले कि बोकारो में तो दोनों प्लांट है, स्टील प्लांट पावर प्लांट दोनों है। फिर बोले दोनों में कोयला का इस्तेमाल होता है, तो बताइए कि दोनों में कौन कौन सा कोयला इस्तेमाल होता है। अच्छा। तो वो हम बताएं, उसका उससे क्रॉस क्वेश्चन वो किया कि अगर ये कोयला को उसमें स्टील प्लांट वाला को पावर प्लांट में, पावर प्लांट वाला को स्टील प्लांट में यूज करेंगे तो क्या होगा। उसका फिर जवाब दिए। उसका जब ये हम सर बहुत अच्छा से उनको क्लियर किया, उसके बाद फिर वो हमसे पूछे कि मतलब और सर नहीं बताओ खाना वाना हो गया है, लंच हो गया है, क्योंकि सर मेरा लंच के बाद था इंटरव्यू। तो हम बोले हाँ सर आप ही लोगों की तरफ से दिया गया है पूरी सब्जी, तो वही खा कर आया। तब उसी को पकड़ ले गया और फिर बोलते हैं हमसे कि बताओ पूरी कैसे बनता है। तो अच्छा। हमको लगा नॉर्मल बस हमको रिलैक्स करने के लिए पूछ रहे हैं कि हम थोड़ा नर्वस थे तो रिलैक्स कर देते हैं इसको। तो हम बताया सर आटा गूंद के नॉर्मल उसको बेल कर फिर छान लिया जाता है। तो बोलते हैं नहीं आटा कहाँ से आता है ये बताइए। फिर हम बोले गेहूं से, तो फिर बोलते नहीं गेहूं कहाँ से आता है ये बताइए। तो पहले हम शुरू से शुरू किए कि पहले वो गेहूं का बीज डाले, फिर पानी डाले, फिर उसको कटाई किए, इस बेसिस पे किए। उसके बाद फिर हमको नेक्स्ट जैसे हम बोले गेहूं से आटा बनाते हैं, उसका वहां पर हमको रोके तो गेहूं से जो आटा बनाते हैं उसमें कौन सा मशीन इस्तेमाल होता ये है। मशीन के बारे में मतलब पूछना बेसिकली चाह रहे हैं। हाँ बेसिकली वो हमसे ये बस फालतू का केवल माहौल बना रहे थे। उनका मेन मोटो था कि आटा पीसने वाला मशीन मैकेनिकल वर्क पे हमको जाना है, वहाँ कौन सा मशीन इस्तेमाल होता है और कौन क्या उसका प्रिंसिपल होता है, ये पूछा गया। उसके बाद फिर ये जो डिस्कशन था मेरे जो हेड थे मतलब पैनल जो हेड थे उनसे हुआ। उसके बाद ये पूछने के बाद फिर ये हम बहुत अच्छा से नहीं भी बता पाए इसको। उसका नेक्स्ट जो बगल वाले सर थे वो हमसे पूछे कि आरएसी से हमसे दो क्वेश्चन पूछे, मतलब वेट वाल टेम्परेचर ड्राई वाल टेम्परेचर। ठीक फिर है। उसका और भी बहुत सारा कंडीशन दे के पूछे कि कहाँ पर वैल्यू ज्यादा होगा कहाँ पर कम होगा। अच्छा। देन नेक्स्ट हमसे एक सवाल पूछे फिर से वो जो हेड थे
कि बताइए आज से 2019 के बाद आप क्या किए पास करने के बाद। अच्छा। तो हम ये तो कुछ किए नहीं थे सर, तो हम उनको बोल दिया कि सर अभी तो फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हैं, बस 2 एग्जाम निकला था बट फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पाया। तो गुड। पूछे कौन कौन सा एग्जाम, तो बोले कि DRDO और सेल बोकारो, फाइनल मेरिट में नाम नहीं हो पाया। उसके बाद फिर वो पूछ बैठे कि क्या कभी इंटरव्यू दिए हो, तो सेल बोकारो में तो सर इंटरव्यू होता है, तो हम झूठ बोलना सही नहीं समझे, हम सोचे सच बोल देते, सर को तो पता होगा ही। तो वहाँ सच बोल दिया कि हाँ सर स्किल टेस्ट होता है बोकारो सेल में। तो फिर पूछ दिया हमसे कि बताओ उस इंटरव्यू में सबसे टफ क्वेश्चन तुमको क्या लगा। तो हम थोड़ा सा सोचे कि अगर हम कोई क्वेश्चन का नाम लेंगे तो फिर उससे बहुत ज्यादा पूछेंगे, तो हम सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, 1.5-2 साल हो गया इंटरव्यू का। तो फिर बोले कि अरे कुछ तो याद होगा, बताओ कुछ याद करो। तब इतना बार पूछ रहे तो हम सोचे नहीं भी बोलना सही नहीं रहेगा, तो हम बोल दिए एक क्वेश्चन की सर कपलिंग के रिलेटेड पूछे थे। तो काफी खुशी के साथ बोलते अच्छा चलो ठीक है, तो कपलिंग के बारे में ही तुम बताओ। तो हम कपलिंग पढ़ कर भी गए थे, तुमको एक्सप्लेन किए, बट हमको नहीं पता था कि कपलिंग में इतना कुछ होता है। हम थोड़ा सा डिफिनेशन दिए, फिर उसका टाइप्स बताए, अब उसके बाद इतना डिटेल में घुसते चले गए कि फिर हम बहुत बार सॉरी बोलना पड़ा हमको। एक क्वेश्चन आप बताइए कि यदि कोई स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाता है और वो 1-2 क्वेश्चन यदि नहीं जानता है, तो आपका उस समय क्या स्ट्रेटजी था? यदि आप 1-2 क्वेश्चन नहीं जान रहे हो तो आपने क्या बताया? सर हम तो जहाँ तक हमको याद है कि सर हम 5 से 6 क्वेश्चन नहीं जानते थे, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था डाटा बेस्ड। तो हम उसमें डायरेक्टली बोलते थे सॉरी सर हमको नहीं पता, हम जाकर पढ़ लेंगे। मेरा यही स्टेटमेंट था, और हम कुछ नेगोशिएट नहीं करते थे, कुछ ब्लफ नहीं मारते थे। मतलब हम एक भी जरा झूठ नहीं बोले, सिर्फ सॉरी सर हम जाकर पढ़ लेंगे, बस यही बोले हम। नहीं, ये होना भी चाहिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट आप प्लीज ये फोकस करके चले कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपके साथ जो आपके सामने जो बैठे हैं वो हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली डेलीगेट पर्सन है। उनके सामने कोई भी झूठ वैसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो चेहरे से ही दिख जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपने एक सही स्टेप लिया कि मतलब और जो है ये सॉरी। चीज जो सर हम सीखे झूठ नहीं बोलने वाला, ये डिप्लोमा फॉर्म में जब आप इंटरव्यू सेशन जो लिए थे मेरा, जैसे हाँ। करीब 7-8 इंटरव्यू सेशन तो जरूर दिए। उसमें मतलब जैसे हम एक बार पूछे हमसे कि बताओ कोल का GCV क्या होता है, और हम कॉन्फिडेंस से बोल दिए कि सर को थोड़ी ना पता होगा, हम बोल दिए 1200 से 1300 किलो जूल पर केजी। हाँ। फिर आप इसको गूगल करके तुरंत देख लिए, तो फिर हाँ। उसमें हम मतलब फंस गए। और आप उस दिन बोले थे कि देखो ब्लफ मत मारो, झूठ मत बोलो, एक गलती जो है तुम्हारा पूरा इंटरव्यू खराब कर देगा। तो उसी दिन हम सोच लिए नहीं, सर लोग को पास मोबाइल का भी ऑप्शन है, गूगल मतलब गूगल तो सब चीज बता देगा, नहीं भी पता होगा उनको थोड़ा सा डाउट हुआ तो चेक कर लेंगे। हम तो उनको नहीं बोल सकते कि आप मोबाइल मत चलाइए, वो तो यूज कर ही सकते हैं। इसीलिए उस दिन से हम ठान लिए थे कि झूठ नहीं बोलेंगे, कम से कम नहीं आएगा सॉरी बोल के आगे बढ़ जाएंगे, बट ये गलती नहीं करेंगे। तो सनी, अब एक बहुत ही अभी जो जनरल जो यूथ है, मतलब समझिए कि एक स्टूडेंट जो अभी डिप्लोमा पास किया हो, ठीक है, जस्ट मुझे 2023 चल रहा है, कि एक डिप्लोमा अभी जो पास करे स्टूडेंट, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? वैसे तो हम बहुत सारे सजेशन देते हैं और तुम लोग को भी दिए हुए हैं, लेकिन आप एक जॉब ले चुके हैं, अब आप बताइए कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए सबसे पहले यदि वो डिप्लोमा करता है तो? मेरे हिसाब से तो जैसे सबसे पहले जो डिप्लोमा जो अभी जस्ट मान लीजिए 2023 में अगर कोई पास किया, अभी तो पास कर गया होगा, उसको डिग्री मिल गया होगा, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि कहीं से भी कोचिंग कर लेना चाहिए, जहां से मतलब पॉसिबल हो अपने हिसाब से मतलब कोचिंग कर लेना चाहिए। इससे होगा क्या, क्योंकि वो सेमेस्टर में जो पढ़ा है तो सेमेस्टर में बहुत सारा सब्जेक्ट जो रहता है वो आपका केवल नॉलेज बूस्ट करने के लिए आता है, उससे आपका एग्जाम में नहीं आता है। कंपटीशन जो का नॉलेज उस सेमेस्टर के लिए नॉलेज इनहेंस करने के लिए सही है। जैसे कि आप अगर मैकेनिकल का बात करें, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा लगभग एग्जाम में, और भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये सब से क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके लिए सेमेस्टर का एक अलग पढ़ाई होता है और कंपटीशन का एक पूरा अलग पढ़ाई होता है। कंपटीशन आपको शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट न्यूमेरिकल ये सब पे ज्यादा फोकस करना है। इसके लिए आप पहले कहीं भी कोचिंग ले लीजिए। जैसे हम खुद से डिप्लोमा फोरम में ही हम तो पास करते हैं, साथ साथ जितना भी किए हैं सब डिप्लोमा फोरम से ही सीखे हैं। जितना सेमेस्टर पास करने के लिए सर सेमेस्टर पास किए बस उतना ही बार था, उसके बाद जितना भी नॉलेज आया कंपटीशन का तो सर हम आपसे ही पढ़ के जितना सीखे हैं। तो सबसे पहले सर डिप्लोमा फॉर्म का जो नोट्स है वो इनफ है फॉर एनी डिप्लोमा स्टूडेंट टू गेट सिलेक्टेड इन एनी? यस सर, आज तक सर रियल बात है कि आज तक हम सर डिप्लोमा फॉर्म छोड़ के और अभी तक कोई भी नोट्स नहीं पढ़े, और कभी मतलब
कहीं से भी यूट्यूब और से भी सर कभी क्लास नहीं किया है। अच्छा, गुड। जितना भी हम पढ़े सर सिर्फ और सिर्फ आपका नोट्स पढ़े हैं अभी तक सर। उसको नोट्स को और हम उसको और जितना भी नोट्स था करीब 13-14 सब्जेक्ट का, उसको फिर से हम एक पतला सा कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लिया और जब भी एग्जाम देने जाते हैं उसी को रिवीजन कर लेते हैं। इवन सर जैसे बहुत कोई सर हैंडबुक पढ़ता है, हम हैंडबुक भी नहीं पढ़े हैं। मतलब जितना भी आप ही का शॉर्ट नोट्स जो है उसमें सारा फॉर्मूला और जितना भी कॉन्सेप्ट लिख लिया और उसी को पढ़ते हैं जब भी या अच्छे से यदि नोट्स को यदि आप पढ़ लोगे ना तो काफी मोर देन मतलब नोट्स सर इनफ है। मतलब आप जो नोट्स देते हैं जितना पढ़ा देते हैं उतना इनफ है, मतलब जेई लेवल तक के निकालने के लिए कोई भी एग्जाम। और बाकी कुछ तो सर सब चीज तो नहीं नोट्स में, जैसे 5% 10% डाटा तो आपको डायरेक्ट याद करना ही पड़ेगा कोई भी बुक से, वो तो थ्योरी है। लेकिन कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कहीं भी कोचिंग कर लीजिए, देन उसके बाद कोई भी आप एक स्टैंडर्ड बुक जिसमें मतलब जितना भी क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जितना भी हो, वो सब आप कर लीजिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक से। जैसे हम अगर अपना बोले तो हम बेसिकली सबसे ज्यादा आर.एस. खुरमी से ही पढ़े हैं, गुड। क्योंकि आर.एस. खुरमी साहब लाइनिंग से दिया रहता है। एक टॉपिक अगर उठा तो एक टॉपिक से कुछ 20 क्वेश्चन मिल गया, तो वहां से पढ़ के आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मतलब जो आप पढ़े हैं कोचिंग में उसको आप लगेगा कि हाँ अप्लाई कर पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, और कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब फॉलो करना पहले कोचिंग सर, फिर स्टैंडर्ड कोई भी टेक्स्ट बुक, फिर कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक, ताकि प्रीवियस ईयर बुक आप जब बनाइएगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ सर जो पढ़ाए हैं। जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आते हैं उसको लगाना सबसे ज्यादा जेई का ही आता है। जितने भी मेरे हिसाब से सर जितने भी जेई एग्जाम फॉलो मतलब लेते हैं वो सब एसएससी जेई को ही फॉलो करते हैं, मतलब उन्हीं का सिलेबस एज इट इज। ठीक है, तो उसको जब प्रीवियस से लगाएगा तो आपका तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर जो बचा कहीं से भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मार सकते हैं। ठीक है। तो सन्नी, एक और क्वेश्चन बहुत ही स्टूडेंट लोग का डाउट में आता है कि सर जैसे तुम्हारा बात करें तो 2019 में पास आउट होने के बाद 2023 में फाइनल मतलब गवर्नमेंट जॉब की आज मतलब जो उम्मीद थी वो आज पूरा हुआ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक साल तैयारी करने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर मेरा जॉब नहीं लग पाया। उन लोग के लिए आप कुछ एक दो पॉइंट बताएं कि जैसे उन लोग मोटिवेट रहे कि जैसे आपका 4 साल का ये जर्नी है तो उस टाइप से उसको क्या करना चाहिए ऐसा, मतलब कि जैसे वो अपने आप को मोटिवेट कर सके। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो लगता है कि डिप्लोमा में अगर कोई भी मतलब जॉब नॉर्मली लोग अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप नहीं है तब अगर एवरेज स्टूडेंट है तो 2 से 2.5 साल लग जाता है जॉब लेने में। क्योंकि सीट अनलिमिटेड आता है, 30 40 50 100 कभी कभी 100 पार सीट आता है मतलब ब्रांच में। तो आप क्या होगा कि आप फर्स्ट एग्जाम जैसे दीजिएगा तो आप नजदीक आ जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। बहुत बार होगा पहला एग्जाम निकलेगा फाइनल नहीं बनेगा। इसके लिए आपको समय लग जाता है 2 से 2.5 साल। 6 महीना में तो आपका पहले कोर्स कंप्लीट होगा, फिर 6 महीना आप उसको पढ़िएगा। 1 साल बाद क्या होगा कि आपका थोड़ा थोड़ा करके आप एग्जाम में नजदीक पहुंचेगा। 1.5 साल बाद आपका प्री निकलना चालू होगा। 2 साल बाद क्या होगा किसी किसी में पॉइंट नंबर से अगर आप छटने लगिएगा और फाइनली 2 साल के बाद आपका सिलेक्शन होना चालू हो जाएगा। तो प्रोसेस तो निभाना ही पड़ेगा, बिना उसके तो आप डायरेक्ट तो जॉब लेना बहुत कम ही लोग ले पाते हैं। कुछ बड़ा टाइम भी बढ़ा देना पड़ता है, हम तो यही जानते हैं। यदि आप वही सर आप जब भी ट्यूशन पढ़ते तो उसमें आप एग्जाम्पल भी देते थे सर कि वो मतलब अगर नहीं बुरा ना लगे तो मतलब जैसे एक हाथी का और एक कुत्ती का मतलब आप एग्जाम्पल देते थे सर हर बार। हाँ। कि एक का क्या होता है कि हर 6-6 महीना में बच्चा देता है और भी ज्यादा देता है, लेकिन एक क्या होता है कि 2 साल में एक ही बार देता है, लेकिन ऐसा देता है कि इसका साल के बराबर अकेले हो जाता है। एग्जाम्पल आप चलो ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा आपने बताया कि मतलब जैसे बीच में 2020-21 में तो लॉकडाउन भी हो गया था, तो उसके कारण थोड़ा टाइम भी लग गया होगा। एवरेज अभी देखा जाए कोई भी जॉब पहले फॉर्म निकालती है, फिर रिटर्न लेती है, उसके बाद इंटरव्यू लेती है, तो ये प्रोसेस में हमको लग रहा है 1 साल तो लग ही जाते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपका अभी सिलेक्शन हो गया एनपीसीएल में, तो आप एक बताइए कि एनपीसीएल का क्या प्रोसीजर होता है, मतलब एग्जाम कैसे होता है, इसका क्या स्टेजेस है फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो ये बताइए। इसका सबसे मतलब एनपीसीएल जितना देखे हैं सर, इसका सबसे खराब हालत क्या है कि आप फॉर्म मान लीजिए अभी भरिएगा तो इसका एग्जाम ही आपका करीब 1.5 साल बाद होगा।
1.5 साल बाद, अच्छा। या सर मतलब 1 1.5 2 साल बाद ही होता है इसका एग्जाम। लेकिन इसका अच्छाई एक है कि जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन रिजल्ट आएगा, उसका नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा अरे और वाह। उसी दिन फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, मतलब जिसका भी अच्छा जाएगा। इसका ये बहुत अच्छा रूल है। मतलब बस इससे ऐसा। पहले एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, यस सर। उसके बाद इंटरव्यू होता है। यस सर, ठीक। उसका नेक्स्ट डे, उसका ज्यादातर सर उसका नेक्स्ट डे। बस हम ही लोग का ब्रांच का हुआ कि थोड़ा डिले हुआ, बाकी सारे ब्रांच का नेक्स्ट डे ही हो गया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद सर आपका उसी दिन पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद भी सर इसमें ज्वाइनिंग में भी थोड़ा लेट लगता है, क्योंकि सुनने में आता है कि मतलब इसका क्या होता है कि पहले ही वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जो इंटरनल वेरिफिकेशन दूसरे कंपनी बाद में करती है, ये पहले ही आपके नहीं, कॉलेज से ऑब्वियसली पता चल लेता है आपका हमारे डिग्री कैसा है, या थाना से वेरिफिकेशन करवा एनपीसीएल लेते एंड हैं। डीआरडीओ में आप जाओगे तो आपको वेरिफिकेशन पहले ही कर, वो पहले लोग ही कर करते लेते हैं। ठीक है। चलिए हैं। सनी, बहुत ही अच्छा। और आई होप कि आप और भी आगे मतलब गवर्नमेंट जॉब के इससे अच्छा पोस्ट के लिए आप तैयारी करें। ठीक है। Yes, लाइफ यही खत्म नहीं होता है आपका। अब एक, आप ये समझिए कि आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ फेज खत्म हुआ, जॉब लग जाना, अब आप एक सेकंड फेज में आ जाते हैं। ठीक है। तो अब से आपको लाइफ के बारे में सोचना है कि आप इस लाइफ को क्या डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस yes, sir. फ्यूचर मुकाम पे चलिए, और फ्यूचर में आपको अपना लाइफ को किसको डेडिकेट करना है, क्या सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचना है। ठीक है। Yes, तो sir. बहुत ही अच्छा लगा सन्नी बात करके। ठीक है। हमारे और भी स्टूडेंट लोग हैं जो एनपीसीएल में सिलेक्शन लिए हुए हैं। ठीक है। तो उन लोग से भी हम फ्यूचर में अभी लाइव आएंगे। ठीक है। और आपका पहला, ठीक है। तो थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सर। ठीक है, क्योंकि थैंक यू। सर मेरा जो हाँ। जॉब लेने का सर, जॉब लेने में सर अगर मेरा जितना ही मतलब अपना मेहनत तो है ही है सर, लेकिन अब जितना भी आपका मतलब नोट्स और जितना भी ये हुआ, मतलब अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो 100% हम्म। आप ही पे सर हम स्टक थे और कहीं नहीं गया था। बस सब 4 साल मतलब बाद भी यही स्माइल हम देखना चाह, मतलब अभी देख के खुशी लगा। ठीक है। और ये स्माइल हमेशा रखना है। ठीक है। ये सर बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ। चलो, थैंक यू सन्नी।